नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट चौपाल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूपी जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2009 का पेपर जो है उसका मैं सोल्यूशन कराने वाला हूं। इससे पहले दोस्तों मैंने 2008 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था डिस्कशन के साथ। तो दोस्तों, आप सब उस वीडियो को भी देख लीजिएगा और इस वीडियो को भी देखिए, और आने वाले टाइम में मैं और पेपर सॉल्व करा दूंगा। और अगर आप लोग वीडियो को देखते रहेंगे, चैनल से जुड़ जाएंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, तो मैं कुछ दिन बाद प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ये दोस्तों अभी मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ, अगर सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो मैं आपको मॉडल पेपर भी करा दूंगा। अब वो आप देख सकते हैं, उसका लेवल बहुत अच्छा रहेगा और एकदम से आप तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब शुरू करते हैं। और दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जीआईसी से जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होंगे मैं वहां पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा कुछ दिनों में। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक कोटेशन, क्योंकि स्टूडेंट का तैयारी के दौरान कई बार मनोबल गिर जाता है, तो उनके लिए ये कोटेशन है। और स्टूडेंट का तैयारी के दौरान मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। दोस्तों, सभी काम पहले बहुत मुश्किल लगता है जब तक वह पूरा नहीं हो पाता है। और दोस्तों, ये कोटेशन शायद नेल्सन मंडेला का है। तो आप उनके बारे में आप थोड़ा सा अगर कभी लो फील करते हैं तो आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, तो आपको उससे उसे कुछ पॉजिटिव एनर्जी मिले। तो चलिए, आज हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे। दोस्तों, आपको चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि ग्रहों से संबंधित गति के नियम किसने दिया था। तो दोस्तों, आप न्यूटन के बारे में जानते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था और गति के नियम दिए थे। गैलीलियो के बारे में जानते हैं, ये भी एक खगोल शास्त्री थे और इन्होंने दूरबीन की खोज की थी और प्रकाश की गति को नापने का प्रयास किया था। तो दोस्तों, और कापरनिकस के बारे में भी जानते हैं कि पहले ऐसी मान्यता थी कि जो पूरे ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो पृथ्वी है। तो सबसे पहले कॉपरनिकस ने बताया था कि नहीं, ये धारणा गलत है और ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो सूर्य है, हमारी पृथ्वी उसका केंद्र नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने तीनों बार बताया, तो आप समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। केपलर होगा। इन्होंने ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए थे कि दो पिंड है, उनके जो गति से संबंधित नियम होंगे उसको केपलर ने दिया था। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप इनके बारे में थोड़ा सा गूगल करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चन आ रहा है इसी इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, बस थोड़ा सा उसमें ऊपर नीचे होगा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न इसी तरह रहेगा। दूसरा प्रश्न है कि कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट चौपाल पे दोस्तों दो वीडियो अपलोड है। एक दोस्तों वायरस से होने वाले रोग, उसका दोस्तों ट्रिक बताया हुआ है मैंने, और दोस्तों एक है बैक्टीरिया से होने वाला रोग। आप दोस्तों अगर वो वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आपको वायरस और बैक्टीरिया से होने वाले रोग फिर कभी कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके एक बार देख लीजिएगा। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है। तो दोस्तों, आप देख लीजिए, इसका राइट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। अब दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, और N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोस्तों जो वायुमंडल में रहते हैं, तो ये ऑक्सीजन प्लस जो बादल रहते हैं उनसे उनसे दोस्तों इनसे ये SO2 और NO2 ऑक्सीजन और वाटर से क्रिया करके दोस्तों H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं दोस्तों, जो अम्ल वर्षा होती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा
सल्फर डाइऑक्साइड होगा इसका राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, और आपको कमेंट करके ये बताना है कि अम्ल वर्षा होती है ये किस तरह का प्रदूषक है। ये जल प्रदूषक है या वायु प्रदूषक है। आपको इन्हीं दोनों में से कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक जेट इंजन की कार्य प्रणाली निम्न के किसके संरक्षण पर कार्य करती है। तो दोस्तों आप ऑप्शन देख लीजिए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रेखीय संवेग। अब दोस्तों जो रेखीय संवेग होता है, संवेग का फार्मूला होता है P = M × V होता है। तो संवेग को P से दर्शाते हैं दोस्तों। और यानी कि किसी पिंड का जो संवेग होता है उस पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। और संवेग जो है वो सदिश राशि है, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेगा कि संवेग कौन सी राशि है, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। दोस्तों कोणीय संवेग भी सदिश राशि है। और दोस्तों रेखीय संवेग और कोणीय संवेग का जो दैनिक जीवन से संबंधित एग्जाम्पल है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे एक स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप वहां पे जाके डाउनलोड करके और अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान और ऊर्जा के बारे में आप सब जानते होंगे, इसीलिए मैंने इसके बारे में नहीं बताया है। तो इसका राइट आंसर होगा रेखीय संवेग हो जाएगा। और रेखीय संवेग और कोणीय संवेग का दैनिक जीवन से उदाहरण आप टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। अष्टाध्यायी दोस्तों लिखी गई है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी लिखी गई है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान को। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। पुराणों की संख्या है। दोस्तों आप में से मैक्सिमम जानते हो कि पुराणों की संख्या 18 है दोस्तों। और आपको कमेंट करके बताना है कि पुराणों की रचना किसने की थी। आपको कमेंट करके इसको भी बताना है कि पुराणों की रचना किसने की थी। दोस्तों कमेंट करने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि कमेंट करने से आपका दिमाग उस आंसर पर ज़्यादा फोकस करता है और आपको उसका आंसर फिर भूलता नहीं, याद हो जाता है। दोस्तों 18 पुराण हैं। और जैसे वायु पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, ब्रह्मा पुराण हो गया, इसी तरह ढेर सारे 18 पुराण, स्कंद पुराण हो गया। तो आप वो सब देख लीजिएगा। चलते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। चलते हैं। निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्ति व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फर्रुख सियर ने। दोस्तों इसने 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले अंग्रेजों को व्यापार में शुल्क मुक्त व्यापार करने की छूट दे दी थी। 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले। पूर्ण स्वराज की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में हुई थी। दोस्तों इससे पहले मैंने जो 2008 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कराया था, उसमें दोस्तों इसी से मिलते जुलता एक सवाल आया था। दोस्तों अगर जिन्होंने वो वीडियो देखा वो इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में उस वीडियो में बताया है, तो आप जाके प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। और दोस्तों जैसा मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि आप लोग एक नोटबुक ले लीजिए। उसमें मतलब ना बहुत पतला हो ना बहुत ज़्यादा मोटा हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसमें दोस्तों कुछ पेज हिस्ट्री के, कुछ पेज पॉलिटी के, कुछ पेज करेंट के, कुछ पेज ज्योग्राफी के उसमें लिख लीजिए। और जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ सब वहाँ पे क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए। और फिर आप जब 6-7 सेट कर लेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और आपको उसके आंसर पता होंगे। तो इससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी। चलिए प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लाहौर अधिवेशन में। दोस्तों लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बात करते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट में सही उत्तर चुनिए। दोस्तों इसको आप देखिए और इसको कोर्ट में मिलाना है। तो अगर दोस्तों आपको सबका पता होगा कि ये जो घटनाएं हुई हैं किस किस सन में हुई हैं, तो आप इसको आसानी से मिला सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं पहले बता देता हूँ कि जो असहयोग आंदोलन हुआ था ये 1920 में स्टार्ट हुआ था। जलियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919। गांधी का चंपारण सत्याग्रह
1917 में हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। तो दोस्तों ये था चारों का डेट। और दोस्तों आप इसको मिला लीजिएगा कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। आप देख लीजिए कि सबसे पहले हुआ था गांधी का चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद हुआ था जलियांवाला बाग कांड। तो तीसरा और दूसरा, यहाँ पे देखिए दोस्तों एक ही ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका था? तो दोस्तों ये कथन ऑप्शन नंबर बी कोपलैंड का था। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर जीआईसी एग्जाम को लेके आप सब सीरियस हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस तरह जितने भी कथन हैं और मैं सबका टेबल बना के बहुत कम पेज में सब आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को देखना है। दोस्तों जैसे कांग्रेस के बारे में दोस्तों ढेर सारे कथन है कि कांग्रेस के बारे में किसने किसने क्या कहा, वो सब भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, पत्र पत्रिकाओं से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लग रहा है, आपका उससे कोई नुकसान नहीं होना। सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, पढ़ाने का मन करेगा और आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो बनाऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। दोस्तों ये देखिए, बस थोड़ा क्वेश्चन को टिपिकल लैंग्वेज में बताया गया है कि भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न के लिए, इसका दोस्तों सिंपल सा मतलब है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों बहुत लोग होंगे कि शब्दों से कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन ऐसा कोई जरूरत नहीं है। भारतीय उपनिवेश मतलब दोस्तों आज़ादी से पहले हम जो भारत था वो अंग्रेजों का उपनिवेश ही था। प्रभुसत्ता मतलब दोस्तों कि अब अंग्रेज अपनी प्रभुसत्ता छोड़ रहे थे तो भारत को प्रभुसत्ता मिलने वाली थी, तो ये सब बनाए गए इस तरह से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्च 1940 में। दोस्तों ये भी लाहौर में अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष थे जिन्ना, इसके अध्यक्ष थे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस अधिकार को बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा का दिल एवं आत्मा कहा गया? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे दोस्तों बी आर अम्बेडकर का नाम दे दिया गया है। अगर मान लीजिए बी आर अम्बेडकर का नाम छुपा लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान का दिल और आत्मा कहा जाता है। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न ये हो गया, एक प्रश्न हो गया कि अम्बेडकर का नाम छुपा के सेम प्रश्न पूछा जाए तो उसका जवाब क्या होगा। चलिए पहले इसका हम आंसर बताते हैं आपको कि बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार आर्टिकल 32 को संविधान का दिल और आत्मा कहा। और अगर दोस्तों बी आर अम्बेडकर का नाम यहाँ से हटा दिया जाए तब इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों प्रस्तावना। तो इसका राइट आंसर प्रस्तावना होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? दोस्तों इसका राइट आंसर 300 आर्टिकल नंबर 368। दोस्तों जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये भाग 20 में है। और दोस्तों संविधान संशोधन 3 तरह से होता है। दोस्तों एक संसद के साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से, एक होता है 2/3 बहुमत से, एक होता है विधानमंडलों की सहमति से। विधानमंडलों की सहमति से। आप दोस्तों लिखावट पे मत जाइएगा, आप सुन लीजिए कि संविधान संशोधन का संबंध भाग 20 से है। ये 3 तरह का संविधान में संशोधन का उल्लेख किया गया, एक संसद के साधारण बहुमत से, एक संसद के 2/3 बहुमत से, एक होता है विधानमंडलों की सहमति से। दोस्तों मैंने आपको इतना एक्स्ट्रा नॉलेज दिया, तो आप सब वीडियो को पूरा देखिएगा। हम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 32 के तहत। दोस्तों और अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं, यहाँ पे मौलिक अधिकार और यहाँ पे देखिए लिखा है सर्वोच्च न्यायालय।
अगर दोस्तों इसके जगह पे उच्च न्यायालय होता तब इस प्रश्न का क्या सही आंसर होता, तो इसका होता आर्टिकल 226, तब इसका राइट आंसर। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के तहत जो इंडियन सिटीजन है उनका जो फंडामेंटल राइट्स उनको बचाता है, और जो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट वो आर्टिकल 226 के जरिए यहाँ के नागरिकों को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है। तो दोस्तों बाह्य आक्रमण सही है, आंतरिक अशांति गलत, सशस्त्र विद्रोह ये भी सही है। यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर को पहला तीसरा इसका राइट। दोस्तों ये इसका जो ऑप्शन है वो कूट में दिया था कि 1 2 3 1 4 या 3 4 ऐसे करके दिया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला और तीसरा, यानी कि बाह्य आक्रमण के द्वारा और सशक्त विद्रोह के द्वारा। अब दोस्तों राष्ट्रीय आपात के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय आपात जो है वो 352 से लेकर 360 के बीच में दिया हुआ है। आर्टिकल 352 से 360 के बीच में आर्टिकल 352 कहता है कि राष्ट्रीय आपात के बारे में बात करता है, और राष्ट्रीय आपात युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशक्त विद्रोह या इस तरह हो या इसका खतरा हो तभी लगाया जा सकता है। और 356 दोस्तों राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है, और 300 आर्टिकल 360 आर्टिकल वित्तीय आपात का प्रावधान करता है। चलते हैं आपात उपबंध के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये दोस्तों हमारे संविधान में ये भाग 18 में दिया गया है, और आर्टिकल का मैंने बता दिया कि 352 से 360 के बीच में है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि 1978 यानी कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति को सशक्त विद्रोह से विस्थापित कर दिया गया था। यानी कि पहले हमारे 44वें संविधान संशोधन से पहले आंतरिक अशांति का उल्लेख था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में संशोधन करके आपको सशक्त विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा नीति निषेध तत्व नहीं है। अब दोस्तों जैसे अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है कौन सा नीति निषेध तत्व है, तो आपको बताना है। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता भी मौलिक अधिकार है, विधि के समक्ष समानता मौलिक अधिकार है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा कि समान आचार संहिता जो है ये हमारा राइट आंसर है, और ये सब क्या था, मूल अधिकार था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर इस्तांबुल होगा। ये यूरोप और एशिया में फैला हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। फाकलैंड धारा प्रवाहित होती है। दोस्तों इसको क्या करना है आपको, इसको आप सर्च करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ये दोस्तों एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। चलते हैं दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है। तो दोस्तों ये देश है और ये राजधानी है। तो दोस्तों इसमें कौन सा युग्म सुमेलित है, कौन सही है, तो इसका राइट आंसर होगा लेबनान, इसका राजधानी बेरूत, ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। बोस्पोरस जल संधि जोड़ता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काला सागर एवं मरमारा सागर को। अब देखिए दोस्तों ये 2009 का जब क्वेश्चन पेपर था तो उस टाइम का दोस्तों ये करंट अफेयर क्वेश्चन है कि विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सऊदी अरब होगा। लेकिन दोस्तों इसको आपको याद नहीं करना है, बस एक समझ लीजिए, क्योंकि उस टाइम के जो दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो बस आप देख लीजिए कमीशन किस तरह से क्वेश्चन सेट कर रहा है, आपको उसको याद नहीं कर रहा है। करंट अफेयर क्वेश्चन मत याद करिए आप लोग, बस उस क्वेश्चन देखिए। और देखिए डूरंड कप 2009 का विजेता, इससे आपको कोई मतलब नहीं, कौन विजेता क्या है कोई मतलब नहीं है। बस आपको एक चीज याद रखना कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, आपको ये बताना है। चलिए मैं बता दे रहा हूँ कि इसका जो संबंध का खेल है फुटबॉल से ये डूरंड कप संबंधित है। भारत ने अपना 100वां क्रिकेट टेस्ट मैच खेला है, छोड़ दीजिए, इसको कोई मतलब नहीं है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2017 दिया गया। दोस्तों अभी का जो लेटेस्ट होगा आप उसको देख लीजिएगा, और इसका ये पुराना प्रश्न है, इसका याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अंटार्कटिका में भारत द्वारा निर्माणाधीन नए शोध स्टेशन का नाम है। दोस्तों इसका नाम है भारती है, और ये भी करंट अफेयर का ही उस टाइम क्वेश्चन था, आप देख लीजिए, लेकिन इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ।
दोस्तों आपको परेशानी की जरूरत नहीं, जब एग्जाम कुछ दिन बचेगा तो मैं कुछ क्वेश्चन करीब 100 से 200 के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा करंट अफेयर के, और आप उसमें से पढ़ेंगे तो 2-3 प्रश्न आ जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सितंबर, ये भी दोस्तों करंट का क्वेश्चन है, इस पर ध्यान मत दीजिए। अब दोस्तों आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? दोस्तों सबसे पहले आप एक नोटबुक लीजिए, कॉपी लीजिए। उसमें दोस्तों कि जितने सेक्शन से देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और ईयर लिख दीजिए। कि जैसे मैंने 2008 का कराया तो 2008 में देखिए कि हिस्ट्री और पॉलिटी से मिला के ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री एंड पॉलिटी से ज़्यादा प्रश्न थे। 2009 में देखिए कि कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं। और जैसे पेज वाइज बना लीजिए कि हिस्ट्री के लिए 4-5 पेज छोड़ दीजिए, पॉलिटी लिख दीजिए फिर 4-5 पेज छोड़ दीजिए, इकोनॉमी लिख के 4-5 पेज छोड़ दीजिए, करंट लिख के छोड़ दीजिए। और फिर जैसे मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ और वहाँ पे क्वेश्चन लिखते रहिए, और उनके जो जैसे मैं ऑप्शन बताता हूँ, डिस्क्राइब करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि 4 ऑप्शन बताएं, वैसे वैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा। और सब वहाँ पे जितना भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रहा है सब वहाँ पे लिख लीजिए। जब मैं पूरा सॉल्व करा दूंगा तो देखेंगे आपके पास अच्छे खासे फैक्ट कलेक्ट हो गए हैं। अगर आप उनको एग्जाम के दौरान रिवाइज करके जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो इस तरह अपनी रणनीति बनाइए। और दोस्तों अगर आप लोग जल्दी से चैनल पर जुड़ जाते हैं, जितने जीआईसी के लोग हैं, जीआईसी का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, तो मैं दोस्तों टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना दूंगा और जिसमें मैं लगातार क्वेश्चन डालता रहूँगा, और उससे आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। अगर अपनी प्रतिक्रिया कुछ देना होगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। इसमें वीडियो में कुछ सुधार चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं टेलीग्राम पे जीआईसी के स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाऊं तो आप हमें कमेंट करके मैक्सिमम लोग बताइए, फिर उसके बाद मैं एक ग्रुप बना दूंगा। फिर उस ग्रुप में ओनली जीआईसी से संबंधित पीडीएफ और डिस्कशन किए जाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।